हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स का साइंस चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चैप्टर का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। बैक की वीडियो में पार्ट 1 की वीडियो में मैंने इसे पूरी डिटेल से पढ़ के समझा दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जिसको हम बता रहे थे आपको कि हम करवाएंगे आपको। पहले उसको करवा देते हैं, उसके बाद पाठ के प्रश्न उत्तर को करवाएंगे। कहता है आपने अपनी गली में क्रिकेट खेला होगा, आपका बैट लकड़ी का बना था, गेंद किस पदार्थ का बना था? आपकी यह गेंद रबर की बनी थी। किसकी बनी थी? रबर की बनी थी। सुनिए, कहता क्या हम वस्तुओं के गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं? कि हाँ, वस्तुओं को खरोंचकर तथा दबाकर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट पुरानी बॉल को हम दबा सकते हैं और बैट को खरोंच सकते हैं। बैट को क्या कर सकते हैं? खरोंच सकते हैं। कहता गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर क्या होता है? कहता गर्म करने पर घोलक पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ जाती है और घुल जाती है। जैसे कि पानी में चीनी घुलेगा तो एक समय ऐसा नहीं घुलेगा, समझे ना, और जब उसको गर्म कीजिएगा फिर वो घुलने लगेगा, समझे ना। तो उसी घुलनशीलता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कहता किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे? क्या किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो हम उसे गर्म करेंगे, क्योंकि गर्म करने पर उस घोल की घुलनशीलता बढ़ जाती है या बढ़ जाएगी, समझे। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और आधा चम्मच नमक और डालिए, क्या यह घुल जाएगा? तो हाँ, यह घुल जाएगा। हाँ, यह घुल जाएगा। कारण यह है कि गर्म करने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है। अब कहता है कि पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए, तो पुनः गर्म करने पर भी क्या हुआ? नमक घुल जाता है। पुनः गर्म करने पर नमक क्या होता है? घुल जाता है। अब कहता है कि जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों की 5 उदाहरण दीजिए। जल में तैरने वाले, देखिए जल में तैरने वाली पत्तियां हो गई, केरोसिन तेल, कागज, गत्ता, रबर, गेंद, कलम, प्लास्टिक, ये सब क्या है? जल में तैरने वाली वस्तु है। अब जल में डूबने वाली वस्तु का नाम देख लेते हैं। जैसे कांटी, हथौड़ा, तांबा का तार, चाबी, घड़ी, ये सब क्या होता है? पानी में डूब जाती है। कहता अन्य द्रव जैसे तेल में कौन सा पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो आप कहेगा इसके लिए हम कांच का गिलास में तेल लेंगे और कोई अन्य द्रव लेते हैं और इसे बारी बारी से पदार्थों में डालकर परीक्षण करते हैं, तब उनका अवलोकन करते हैं। हम पाते हैं कि प्रायः ये सभी तेल में तैरते हैं या डूबते हैं। शीशा का गिलास, कांच का गिलास लीजिएगा तो उसमें तो सब साफ साफ दिखाई देगा। अब आइए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कि एक छोटा पिन भी पानी में डूब जाता है परंतु लोहे का बना जहाज नहीं डूबता है, क्यों? तो लोहे का बना छोटा पिन और जहाज अपनी विभिन्न आकृतियों के कारण डूब जाते हैं, समझे ना, अथवा तैरते रहते हैं। लोहे की पिन द्वारा विस्थापित जल का भार पिन के भार से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए पिन पानी में डूब जाती है। जबकि लोहे के बने जहाज व विस्थापित जल का भार जहाज के भार से ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसीलिए वह नहीं डूबता है और पानी में तैरते रहता है। क्या होता है? तैरते रहता है। अब कहता है कि हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप कहिएगा दैनिक जीवन में हमें प्रायः पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं हमेशा एक साथ रखी रहे, और इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। और साथ ही इस प्रकार समूहों के साथ ही देखिए इस पर समूह को बांट कर उनके गुणों का अध्ययन कर इन गुणों में किसी भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक होता है। अब आइए पाठ के प्रश्न उत्तर पे, समझे ना। कहता है कि जल में चीनी क्या? जल में चीनी घुलनशील है या विलय है? डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः प्रवेश करते तो पारभासी पदार्थ से। कुछ गैसें जल में क्या होती है? विलय होती है, नहीं घुलनशील होती है, समझे ना। कहता है कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज़्यादा घुलते हैं। अब कहता है स्तंभ का स्तंभ ओ से मिलान कीजिए। स्तंभ का स्तंभ ओ से कीजिए मिलान कीजिए। देखिए विलय मतलब विला जाना, नहीं गायब हो जाना। तो अब देखिए क्या होता है, कभी कभी देखते हैं विलय क्या हो जाता है? विलय, जैसे इसका नमक हो जाएगा, विलय क्या हो जाएगा? नमक। और विलय धातु हो जाएगा। और घोलक और विलय, सॉरी, देखिए हम डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख दिए। क्या लिख दिए? डायरेक्ट आंसर। चूंकि आप किताब से देख लीजिएगा, कहाँ से देख लीजिए? किताब से। मिस हो गया, पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए फिर उसका आंसर बताना चाहिए आपको। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। घोलक या विलाई, घोलक या विलाई क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। और चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? चमकने वाला पदार्थ प्रायः धातु होता है। चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? धातु। जल में विलीन गैस क्या होता है? ऑक्सीजन। नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ही है, आंसर भी ठीक है। विलय जैसे नमक चीनी तो हो ही गया, और विलय देखिए, और विलय जो नहीं घुलेगा, जैसे लोहा रेत ये नहीं घुलेगा, इसका ये हो गया। और घोलक यानी विलायक जल हो जाएगा। चमकीला पदार्थ प्रायः धातु होती है। जल में विलीन गैस ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए। तो हम आपको बताते हैं, सुनिए। कहता है वह पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं। हमारे हाथ में तेलीय पेंट या अलकतरा लग जाए तो हम इसे किससे साफ करेंगे? इसे हम केरोसिन तेल से साफ करते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि पानी पर तैरने वाली वस्तुएं डैश यानी हल्की, पानी में तैरने वाली वस्तुएं हल्की और पानी में डूबने वाली वस्तुएं भारी होती है, समझे ना। अब भाई 4
नंबर क्वेश्चन कहता है सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। निम्न में से कौन कोमल है, निम्न में से कौन कोमल है, इनमें साबुन हो जाएगा कोमल, समझे, क्या हो जाएगा साबुन। कोमल तो खैर साबुन होता है क्योंकि उसको खरोच भी सकते हैं और पानी में जाता है तो घुल भी जाता है, समझे। कहता है निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती, किसमें चमक नहीं होती, तो लकड़ी में चमक नहीं होती है, समझे। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, जल के अलावा भी क्या हो सकता है, घोलक हो सकता है। जैसे देखिए कहता है कि तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन का तेल, सरसों का तेल, इसमें क्या हो जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा केरोसिन का तेल। क्या नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 का हो जाएगा तेल, क्या हो जाएगा तेल, 3 का क्या हो जाएगा तेल। अब कहता है कि वह घोल जिसमें घुलने पदार्थ और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती, और घुलने की क्षमता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं पता है ना आपको, संतृप्त घोल कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त घोल। कहता है वैसे पदार्थ जैसे वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देते हैं उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी, यानी गौ नंबर, कहते हैं गौ नंबर। अब कहता है आगे देखिए क्वेश्चन का प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या आजकल प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का भरमार हो गई है, प्रायः बाजार में खिलौने प्लास्टिक से बने मिलते हैं। घर में प्लास्टिक की अनेक वस्तुएं व्यवहार में आने लगी है, जैसे प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं खिलौना, बाल्टी, मग, बेसिन, बच्चों का लिए बाथ टब, कचरा का एकत्र करने वाला लंबा टब, ये सब किसका बना होता है, ये सब प्लास्टिक का बना होता है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, जल में तैरता डूबने वाली वस्तुओं की सूची बताइए। ये तो हम बताइए दिए, समझे, ये हम बताइए दिए, समझे ना, आप बैक के वीडियो में भी बताइए दिए हैं। अब कहता है पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी, ये भी हम बताइए दिए। पारभासी जिससे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अंशतः प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, मतलब अस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती, उसे कहते हैं पारभासी। से घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, कांच हो गया, कांच देखिए ना, साफ जल देखे इस तब से उस तब दिखाई देता है। और पारदर्शी जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं प्रवेश कर पाता उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, जो हमारे आंखों से इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता है। जैसे लकड़ी, तख्ता, समझे, ईंट का दीवार हो गया। अब विलय और अविलय से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा बताएं, इसके बारे में आप बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं विलय क्या होता है। क्या विलय से हम समझते हैं कि जो वस्तु किसी खास तरल में विलीन हो जाए उसे विलय पदार्थ कहते हैं। जैसे जल में चीनी और नमक विलय है, वैसे ही अलकतरा, केरोसिन तेल में क्या है, विलय है। अब अविलय से हमारी समझ बनती है कि कोई ठोस वस्तु किसी तरल में विलीन हो ही नहीं सकती है। अविलय वस्तुएं जैसे पत्थर का टुकड़ा ना तो जल में विलय है और ना ही तेल में। अब संतृप्त घोल किसे कहते हैं, संतृप्त घोल किसे कहते कहिएगा, जिस घोल में अपने घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उस घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझे ना, आप तो ये याद ही रखिएगा। कहते हैं लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं का नाम लिखिए। तो कुर्सी, मेज, संदूक, किवाड़, खिड़कियाँ। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। चमकदार पदार्थ जो भी होता है उसको चयन कीजिए, समझे। जैसे प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चमक, ये चमकता है, समझे, स्टील का चमक क्या होता है, चम्मच चमकता है, समझे, ये आपको नोट करना है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, उनका उल्लेख कीजिए, उनका क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। देखिए उल्लेख करते हैं, हम आपको बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। कहता है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये गलत बात है, पत्थर थोड़ी अपारदर्शी होता है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर में नहीं होती है, यह भी क्या है, असत्य है। चौक जल में विलीन हो जाता है, यह चौक जल में विलीन नहीं होता है, मतलब वो दिखाई देते रहता है, समझे ना, चौक उसमें दिखाई देते तो उजला उजला। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होता है, गलत बात, चीनी तो मिला जाता है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, नहीं, यह नहीं है। कहता है कि बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, हाँ निसादित हो जाता है। अब सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो सिरका जल में विलीन हो जाता है। अब नीचे कहता है कि बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, आती मिट्टी, इन सबको निम्न प्रकार से समूहित कीजिए। जिससे गोल आकृति खाद्य वस्तु या उसका नाम लिखना है। इससे गोल आकृति क्या क्या हो सकता है, जैसे बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा, ये सब गोल होता है। खाद्य वस्तु जल, संतरा, चीनी, सेब, और खाद्य वस्तु बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये सब हो जाएगा, समझे। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए कि और वे तेल अथवा मिट्टी में तैर सकती है, मिट्टी के तेल पर तैर सकती है। तो जल में तैर सकने वाली वस्तुओं की सूची, रबर या प्लास्टिक की गेंद, कागज की नाव, चिड़िया के पंख, दिया सलाई की तीली, नाव, बैलून, लकड़ी, खाली बंद बोतल, ये सभी वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैर सकती है। अब कहता है निम्नलिखित समूहों को मेल खाने के योग वस्तु को ज्ञात कीजिए। अब ये सब आप अपने हिसाब से करिएगा, समझे ना। देखिए वैसे भी हम आपको बता ही देते, काहे आप छोड़ेंगे, कहिएगा छोड़ देते हैं आप। जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, समझे। वैसे होगा कि गुलाब, चमेली, नाव, गेंद, कमल, एल्युमिनियम, आयरन, इस सबसे बनाना एक प्रकार बनाना है। तो देखिए कैसे बनता है। जैसे देखिए बच्चा, ये कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी से बच्चा करता है। अब देखिए नाव, नाव क्या होता है, नाव से नाव, गम, रेत, और गम क्या हो जाएगा, रेत,
कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। समझे ना? कहते निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाली वस्तु को ज्ञात कीजिए। मेल ना खाने वाली वस्तु को ज्ञात कीजिए, जो मेल नहीं खाता। जैसे कुर्सी लकड़ी का बनता है, पलंग भी लकड़ी का बनता है, मेज भी लकड़ी बनता है, अलमारी भी लकड़ी बनता है, लेकिन बच्चा थोड़ी लकड़ी का बनता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बच्चा। गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, ये सब तो फूल है, नाव फूल थोड़ी है। एल्युमिनियम, आयरन, ये सब ये है, ये सब तत्व है, समझे, लेकिन रेत थोड़ी है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, यानी रेत अलग है, चीनी, नमक, घोल, ये सब रासायनिक पदार्थ हैं, समझे ना। अब 7 नंबर देखिए, लकड़ी खुरदुरी होती है। लकड़ी कैसी होती है? खुरदुरी होती है। उसे चिकनी कैसे बनाते हैं? तो लकड़ी को सावधानी से चीरने के बाद वो खुरदुरी ही रहती है। कारीगर उस पर रंदा चलाकर चिकना करता है और अधिक चिकन करने के लिए रेगमाल से रगड़ते हैं और चिकना बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।